हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। सोमवार का दिन और कुछ वीकनेस के साथ अब भारतीय बाजार ट्रेड करते हैं। दरअसल इंटरेस्टिंग दिन और इंटरेस्टिंग हफ्ता हमारे सामने। ये आज हम 5 निफ्टी की कंपनी, जिनमें से 4 तो निफ्टी की हैवी वेट, जिनके नंबर्स पे हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। आज आने वाले नंबर्स में भी 3 निफ्टी की कंपनीज इंक्लूडिंग एक्सिस बैंक के नंबर्स का इंतजार। इस हफ्ते फेड की बैठक, इस हफ्ते यूएस का जीडीपी, इस हफ्ते हमारी मंथली एक्सपायरी, इस तरह से इवेंट पैक। थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन फ्राइडे को और आज सुबह यूएस मार्केट्स और यूएस फ्यूचर्स से नजर आ रहा है, और वही थोड़ा सा प्रेशर अब भारतीय बाजारों पे माउंट होता हुआ। शुरुआत ठीक ठाक, उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है। 2/3 से 3/4% के दबाव के साथ सेंसेक्स और निफ्टी इस समय ट्रेड करते हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छे मूव्स के बाद आज मीनिंगफुल 3.5% का दबाव। एक बार निफ्टी की वो वेटेजेस लेकर आइएगा, कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा, तो मुझे क्लैरिटी आएगी कौन सी पॉकेट्स दबाव में। तो रिलायंस दिक्कत कर रहा है, बाकी इन्फोसिस ठंडा पड़ा है, नंबर्स पे रिएक्शन है। आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे नंबर्स के चलते पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, लेकिन रिलायंस एक हैवी वेट और कुछ आईटी जो नरम पड़ रहा है, उसका इंपैक्ट आपको ज्यादा प्रोफाउंड नजर आएगा। बैंक निफ्टी चाहे कह लीजिए आईसीआईसीआई बैंक या सिलेक्टिवली कुछ बैंक रेजिलियंस जो दिखा रहे हैं, उसके चलते निफ्टी बैंक तो फ्लैट है। निफ्टी में रिलायंस और आईटी सिलेक्टिवली उनका प्रेशर माउंट होता हुआ, इसलिए अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा और ब्रेथ घूम गई है। तो जब शुरुआत हुई थी, जब ओपनिंग हुई थी, तो मैंने देखा था स्क्रीन पे 3:2 का रेशियो, इवन 60% शेयर्स उस समय ग्रीन थे ना, 3:2 का रेशियो। अब पूरा मूड मॉल धीरे धीरे गड़बड़ा रहा है। 1:2 का रेशियो, 1 एडवांस तो 2 डिक्लाइन, अब 2/3 बाजार लाल निशान में चला गया है। तो थोड़ा सा जैसे जैसे समय निकल रहा है, थोड़ी सी वीकनेस प्रोफाउंड हो रही है, वीकनेस थोड़ी बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। आज हमारे साथ इस कड़ी में, शो में, 10 के दमदार ट्रेड्स में जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के आशीष चतुर्मोता और निर्मल भंग के विकास सालुंखे आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। बस आता हूं आपके पास, पहले वीरू से समझ लिया जाए, जो 45 मिनट का कंटिन्यूअस सेशन और थोड़ा सा एक शेड ऑफ डार्कर रेड जो नजर आने लगा, वीरू कैसे देख रहे हो आप इसको? देखिए आशीष, यस, हाई लेवल से देखिए कुछ स्टॉक्स का पोस्ट अर्निंग कॉम्बिनेशन ऐसा है कि हम बैकफुट पे आ गए, बट सुबह वाले फॉर्मूले पे नजर रखिएगा। फर्स्ट बेस, देखिए मैं ट्रेडर हूं तो मैं वैल्यू एट रिस्क यकीनन जो है वो ज़्यादा नहीं रखना चाहूँगा, और मैं बाजार के स्ट्रेंथ को टेस्ट भी नहीं करना चाहूँगा अपने ट्रेड्स के जरिए। सो जस्ट फोकस ऑन फर्स्ट बेस, स्टे लॉन्ग टिल वी हैव द फर्स्ट बेस ऑन द स्क्रीन। 613 613 और एक वो नीचे का पॉइंट याद रखिएगा, और वो है 564। इसके ऊपर स्टे लॉन्ग बाय ऑन डिप्स की अप्रोच। ठीक है, रिलायंस बैकफुट पे आया तो उसका अगर आप देखें थोड़ा इंपैक्ट है। और बैंक निफ्टी में फर्स्ट बेस वो क्या है, 35,500 और 36,500 और 36,410 ये बेस है। जब तक है कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारा मॉर्निंग का टारगेट था आशीष 37,010 का, और एग्जैक्टली 11 का हाई है। लेकिन अभी भी मैं फिर कह रहा हूं कि वो 37,264 की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है टिल द टाइम वी आर नॉट वॉलेटिंग 36,410 36,500 ऑन द डाउन साइड। तो ये 2 बेस लेवल पे, फर्स्ट बेस लेवल पे इंडिसेस के नजर रखिए आशीष। रखिए नजर भाई। और इस बीच थोड़ी देर में हमारे साथ हीलियस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी साहब भी जुड़ने वाले हैं मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में, लेकिन पहले 10 के दमदार ट्रेड्स। चतुर्मोता साहब, बहुत बढ़िया मूव्स हमने एंजॉय करे, और 25 ट्रेडिंग सेशंस, 1600 अंक निफ्टी, 10% का अपटेक इन 25 ट्रेडिंग सेशंस में। इस तरह के अपमूव के बाद थोड़ा सा एक रफ पैच हिट करें। रफ पैच तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़े से कंसर्न्स हैं इस वीक, बड़े बड़े इवेंट जिस तरह के लाइंड अप हैं। क्या अप्रोच रख रहे हो आप लोग निफ्टी पे, और आपकी 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए निफ्टी पे अप्रोच ऐसी है आशीष जी की एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला, थोड़ी डिप हमें जरूर देखने को नजर आ रही है आज के सत्र में, और उसका मुख्यतः कारण आज रिलायंस के डिप के कारण हमें देखने को मिला। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि बाजार जो है वो 16,400 और से लेके 500 की ट्रेजेक्टरी जो है वो एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर बाजार में काम करेगी। तो बाय ऑन डिप का ही एक रणनीति मुझे लगता है बाजार में बरकरार रहेगी, पर बहुत सिलेक्टिव फोकस होना जरूरी है। तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि वन वे मूव सभी सेक्टर्स में मिलना थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट लगता है, तो बहुत सेक्टर स्पेसिफिक मूव चलेंगे।
तो मेरे ख्याल से बाजार सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक है रेदर देन एक ब्रॉड बेस्ड मार्केट के। मुझे लगता है इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना चाहिए। और इसी कड़ी में हम पूरा जो स्पेशलिटी केमिकल है इस पे पिछले कुछ दिनों में हमने काफी बार बात की। आपके शो पे मेगमनी, फिनकेम, गुजरात फ्लोरो जैसे स्टॉक पे काफी डिस्कशन हुआ। तो मुझे लगता है कि ये स्पेस काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आज नवीन फ्लोरिन ने जिस तरह का मुंह दिखाया है, मैं सोचता हूं कि डेफिनेटली आज शायद 5-5.5% जरूर ऊपर है। तो हो सकता है कि काफी लोगों को लगे कि यहाँ पे लेना चाहिए कि नहीं, बट मेरा मानना है जिस तरह की इस कंपनी के अंदर इंटरनली एक काम चल रहा है और जहां वैल्यू एडिशन पे और मार्जिन्स पे काफी एबिटा मार्जिन्स पे एक्सपेंशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से री रेटिंग कंटिन्यू रहेगी। और आज के सत्र में आप देखेंगे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम स्टॉक का 4 लाख शेयर का ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, जो कि हम देख रहे थे एवरेज बेसिस पर 1-1.5 लाख शेयर का 5 दिन का एवरेज है। तो अभी खुलने के बाद ही 1.5 घंटे बाद अगर से इस तरह के वॉल्यूम्स स्टॉक में देखने को मिले तो मुझे लगता है री रेटिंग कंटिन्यू रहेगी। थोड़ा डिप में जरूर खरीदे, मैं समझता हूँ 3970 पे अगर से स्टॉक मिले स्पॉट लेवल पर तो बाय ऑन डिप की एक रणनीति मैं समझता हूँ रवीन फ्लोरिन पे रहेगी। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 3850 का और मेरा लक्ष्य है 4400 रुपए का, यानी यहां से भी 10% की तेजी मुझे लगता है नवीन फ्लोरिन के स्टॉक में आपको देखने को नजर आ सकती है। तो ये मेरा टॉप पिक होगा पूरे स्पेशलिटी केमिकल में। और दूसरा स्टॉक मेरा कैश सेगमेंट में टाटा एलेक्सी, इसको भी मैंने गुरुवार के सत्र में जाते जाते बीटीएसटी के तौर पे दिया, तब से स्टॉक 300 रुपए ऊपर है। पर जिस तरह का ये स्ट्रक्चर बन रहा है और जो नंबर्स हमें स्टॉक के रिजल्ट के बाद देखने को नजर आए, उसको देखते हुए मुझे लगता है स्टॉक बहुत ही जल्द 9200 के लेवल को छूने की या क्रॉस करने की कोशिश करेगा। तो इस समय 8400 पे स्पॉट लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहां पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 8200 का और 9200 तक की अपसाइड मैं समझता हूं टाटा एलेक्सी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। टाटा एलेक्सी आपकी स्क्रीन पर अच्छा करता हुआ डे हाई की डिजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है और आशीष चतुर्वेदी जी का जो कन्विक्शन है ना ऐसे स्टॉक पे वाकई काबिल तारीफ है। आपका और एक ये गौरांग जी की एक कन्विक्शन कॉल थी, मुझे याद है जब ये डिप आया था 11 मई को और करीब करीब स्टॉक का 64-65 मिनट की रेंज में था। आशीष 200 डेमा का पॉइंट था, बड़े कन्विक्शन के साथ बोला लीजिए और अगेन ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरेंद्र जी। देखो ओवरऑल मार्केट हमें भी लगता है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे कर सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी स्ट्रॉन्ग है। मेरा पहला रहेगा एल&टी मुझे अभी भी लगता है कि ऊपर में 1830 के टारगेट के लिए अभी भी इसको होल्ड करके लेके जा सकते हैं। 1750 के आसपास का इसको स्टॉप लॉस रखना है, जहां पे उसका 200 डीएमए जो है सिंपल मूविंग एवरेज, वहां पे उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने मिल चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ से 1830 का पहला टारगेट एल&टी में देखने मिल सकता है। अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखो तो उसके लास्ट मंथ से जैसे उसने शुरू की थी जुलाई सीरीज, वहां पे एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था और वो कंटिन्यू करते करते 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से अभी भी जो रैली है वो कंटिन्यू कर सकता है। दूसरा मेरा रहेगा एलटीटीएस में मुझे लगता है कि अभी भी एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकता है। ऊपर में पहला 3540 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, तो मुझे लगता है 3540 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। नीचे में 3390 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। इसमें भी हमने लास्ट वीक में देखा था एक ब्रेकआउट देखने मिला था 3200 के ऊपर का, उसके बाद ये कंटिन्यूसली ऊपर मूव कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे दोनों भी काउंटर में एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकता है और जिस हिसाब से मार्केट आज ट्रेड कर रहा है वहां पे इन 2 काउंटर पे मुझे लगता है एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकता है। वाह भाई, पूरी तरह से विकास के रडार पे एल&टी ग्रुप ही है। एल&टी और एलटीटीएस, लार्सन & टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये दोनों हो गए प्रेफर्ड ट्रेड आइडियाज। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे, स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा। ऐसे ही चतुर्मोता साहब ने केमिकल से नवीन फ्लोरिन को चुना है, जो नंबर्स पे आज बहुत बड़े रिएक्शन दे रहा है, अपने साथ पूरे सेक्टर को भी खुश कर रहा है। नवीन फ्लोरिन खरीदारी का कॉल और साथ में टाटा एलेक्सी वापस रडार पे और 9200 तक के टारगेट्स यहाँ पे। इससे पहले जब ये भागा था ना, तब भी वीरू सही कह रहे हैं, चतुर्वेदी साहब के साथ ने बहुत बड़े तरीके से राइड करा था टाटा एलेक्सी क्या, वो 4-5 आईटी कंपनीज पकड़ ली थी इन्होंने, टाटा एलेक्सी, केपीआईटी, परसिस्टेंट सिस्टम और एक दो और कौन सी, ये मुझे 3-4 याद आ रही है, एक साथ पकड़ी थी और इन सब में बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय करे थे हमने। टाटा एलेक्सी अब रडार पे 9200 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करेंगे। दिखाइए भाई आप मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में आज हीलियस इंडिया के सीईओ डिनशॉय ईरानी सर जुड़ते हुए। ईरानी सर हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सर।
ईरानी सर बहुत बढ़िया मूव बन रहा है और ये सरप्राइजिंग है जिस तरह के मूव्स बनते हुए। आप लोग अब यूएस में क्या हुआ है, कल बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज आ रहे थे वीकेंड के ट्रेड के बाद। कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी भी मानते हैं कि बियर मार्केट खत्म नहीं हुआ है। ये हमारे यहाँ क्या मन बन रहा है, ये बियर मार्केट हो या आप लोग करेक्टिव फेज हो, ये खत्म हो गया है क्या? लार्जली हमारे पीछे चला गया, आप मान के चलो। अब शायद टाइम वाइज इश्यूज रहे, वोलेटिलिटी रहे, लेकिन ये दिक्कत वाला फेज खत्म हो गया, पहली छमाही में झेल लिया हमने, ऐसा मानो क्या? जी आशीष जी, धन्यवाद आपके शो पे आमंत्रित करने के लिए, और आपके और आपके व्यूअर्स को वेरी गुड मॉर्निंग। सो आशीष जी, हमारा तो यही था कि हम काफी कॉशियस थे शुरुआत में। इनफैक्ट जब साल की शुरुआत में हम जब आए थे तो हमने बोला कि हम रादर विल कीप सम कैश विद अस, एंड हमारा कैश एट वन पॉइंट वाज 25%, बट हमारा कॉशन वाज ऑन बेस्ड ऑन वन फैक्टर कि इन्फ्लेशन जो है वो राइजिंग सिनेरियो बन रहा था इन्फ्लेशन का। तो उसके चलते हमने बोला कि लेट्स बी कॉशियस। इन्फ्लेशन काफी जगह पे हिट आता है, एक तो सीधा डायरेक्ट हिट तो आपके वैल्यूएशन पे ही हो जाता है, बिकॉज जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वैल्यूएशन कम हो जाते हैं, तो वैसा था। दूसरा प्रॉफिट्स में काम, कॉर्पोरेट के प्रॉफिट्स में इम्पैक्ट आता है, तो इसलिए हम कॉशियस हो गए एंड वी रेज्ड क्वाइट अ बिट ऑफ कैश। पर अभी आप अगर जो जून से हमने अपना व्यू थोड़ा चेंज करना चालू कर दिया, जैसे आपने बोला कि हमें लगता है कि जो बड़ा करेक्शन था वो तो देख लिया बाजार ने। मार्च का जो लो है वो शायद आपको वापस ना दिखे, हमारा तो यही कहना है, हमारा यही बिलीफ है। और इसके चलते हमने अपना पोजीशन कैश का थोड़ा कम करना चालू कर दिया। इनफैक्ट आज की तारीख में हमारे पास कोई 1-1.5% कैश ही पड़ा है और ज्यादा पड़ा नहीं है, हमने सारा डिप्लॉय कर दिया। तो हमें तो ये लगता है कि यहाँ से चलेगा बाजार, और ये रीजन इसलिए है क्योंकि अभी जो इन्फ्लेशन का सिनेरियो है हमें पीकिंग दिखता है। उल्टा आपको याद होगा जब हम लास्ट टाइम आए थे तब हमने यही बोला था कि सितंबर में आपको पीक होते हुए दिख जाएगा इन्फ्लेशन, शायद जल्दी हो जाए। हमें तो ऐसा लग रहा है अभी जुलाई अगस्त में ही आपको पीक दिखेगा और सितंबर से आपको डिक्लाइन दिखना चालू हो जाएगा, प्रोवाइडेड क्रूड जिस लेवल पे है वहीं पे रहे। इनफैक्ट $120 भी होता है तो भी आपको सितंबर के बाद आपको डिक्लाइन दिखना चालू हो जाएगा। दूसरा, आप दूसरे साउंड बाइट देखिए यूएस से, स्लो डाउन इमिनेंट है। मतलब आप वहां पे तो आई एम श्योर फेड इज वेरी हैप्पी कि उसको ऐसे सब साउंड बाइट्स मिल रहे हैं, जैसे एक्सेस वेयर हाउसिंग स्पेसेस हैं पड़ी हुई हैं, इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है, फ्रेट रूट्स के प्राइसेस कम हो गए हैं डिफरेंट इंपोर्ट्स में, चाइना इंटरेस्ट रेट काट रहा है। तो ये सब तो जो पॉजिटिव मतलब एक्चुअली डिमांड के लिए नेगेटिव है, लेकिन आई थिंक गिवन दैट इन्फ्लेशन वाज अ डोमिनेटिंग फैक्टर, उसके लिए ये काफी पॉजिटिव न्यूज है कि इन्फ्लेशन विल बी ऑन द वे डाउन। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि अगर ये ज्यादा देर रिसेशन जो है एक शॉर्ट टर्म होना चाहिए, और अगर जो आप बॉन्ड यील्ड देखें यूएस की तो ऑलरेडी वो इंडिकेट कर रही है, लाइक आपकी 2 ईयर की बॉन्ड यील्ड तो डिसाइसिवली इन्वर्ट हो गई है एज कम्पेयर टू 10 ईयर। 5 साल अभी भी टिके हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो भी शायद इन लाइन आ जाएंगे, और मे बी फेड इज वेटिंग फॉर दैट ओनली। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, पर हमारा यही कहना है कि पेन खत्म हो गया है मार्केट में। थोड़ा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव तो रहता ही है, पर यहां से ट्रेंड ऊपर का ही रहेगा आपका। रहेगा, लेकिन ट्रेंड ऊपर का, वो पेन जो था वो शायद खत्म हो रहा है। वो जो लोज देखे थे हमने जून में, अब शायद उसको रिविजिट या उसको ब्रीच ना करें, तो हमें पता है कि ज्यादा डाउनसाइड रिस्क नहीं, और शायद आगे का आउटलुक बेहतर। आपने कमेंट्री खत्म करते करते फेड की बात छेड़ दी। अच्छा, फेड ने मन बनवाया था 75 बेसिस पॉइंट्स का, फिर वो इन्फ्लेशन वगैरह के आंकड़े आए, फिर मार्केट ने रीसेट कर लिया, 100 बेसिस पॉइंट्स की हाइक की हम लोग तैयारी कर रहे थे। अब फिर से वो कहा जा रहा है रीसेट हो गया, सब 75 मान के चल रहे हैं। ये अब दिक्कत जो होगी, 75 का बाजार प्राइसिंग कर रहा है और फेड जैसा पहला माना जाता है एग्रेशन वो दिखा देगा तो मूड बिगड़ जाएगा फिर से क्या बाजार का। या 75-100 के बीच में हम झूल रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा माइंडसेट तैयार है। हमें तो यही लग रहा है कि 75 और 100 के बीच में ही जो अगर झूलते रहे, 100 के ऊपर या तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, लेकिन हमें यही लग रहा है कि 75 अगर जो बोला है, मतलब इंडिकेट किया लास्ट टाइम, तो 1% तो शॉक करने के लिए था सिस्टम को, बिकॉज जो हेडलाइन नंबर 9.1 का आया था वो काफी डरावना सा नंबर था। सॉरी, उस समय तो 8.6 था, इस बार 9.1 है। पर 9.1 का भी अगर जो आप नंबर देखें, उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इतना डरिएगा मत ये नंबर देख के, कि ये तो हिस्टोरिक नंबर है। अगर जो आप आगे का देखें तो
commodities have come down, crude has come down, natural gas prices have come down. तो ये सब उन्होंने बोला था, तो इट्स ऑब्वियस कि इवन फेड इज कॉग्निजेंट, वो भी अवेयर है कि ऐसा सब हो रहा है, तो ऑब्वियसली इतना शॉक देने वाला नंबर अभी दे के फायदा नहीं है उनको। वो लोग ने भी देख लिया कि आई थिंक पीक आउट इन्फ्लेशन हो रहा है आस्ते आस्ते, तो इट्स फ्रॉम हियर ऑन हमें तो ये लगता है कि ये जो आपका जुलाई का जो नंबर आएगा उसके बाद इट विल बी अ स्टेडी प्ले, मतलब 50 बिप्स ऐसा करके चालू हो जाएंगे वो आस्ते आस्ते करके। एंड इनफैक्ट ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर जो मिडिल ऑफ 23 में इंटरेस्ट रेट्स काटना चालू कर दें, बिकॉज यही हुआ था। अगर आप देखिए, अगर हिस्ट्री में आप जाए तो 60 साल में फेड ने ऐसे 10 मूव्स किए हैं इंटरेस्ट रेट हाइक के, जिसमें से 7 में दे एंडेड अप इन अच्छा खासा रिसेशन, मतलब 4-5 क्वार्टर का रिसेशन आ गया था, बिल्डिंग हो गया था, 2-2, 3-3 साल का रिसेशन हुआ था। तो उसके चलते तो फेड ऑल्सो इज अवेयर, बट 3 साइकिल जहां पे वो पॉजिटिव रहे, जहां पे लैंडिंग सॉफ्ट रहा, रिसेशन नहीं हुआ इतना बड़ा, वहां पे फेड ने अपना मिस्टेक रियलाइज किया और बैक ऑफ हो गया और फेड का इंटरेस्ट रेट कट चालू कर दिए। तो हमें यही लग रहा है कि इस बार भी फेड अपने पिछले जो 3 साइकिल से, जो 84, 94 और आई थिंक 2018 के थे, इतने रिसेंट थे, तो वो देख के दे विल रियलाइज कि एक बार इन्वर्जन चालू हो जाता है यील्ड कर्व का, तो इट्स बेटर टू बैक ऑफ देन बी मोर एग्रेसिव। तो हमें तो ये लग रहा है कि हो गया अभी। दिनेश सर कह रहे हैं कि जून में उन्होंने अपना आउटलुक बदला और आपको लग रहा है कि हो गया। सर ये आपकी सारी बातें सुनते हुए और फेड के पॉसिबल रिएक्शंस को सुनते हुए एक चीज़ देखिए हमने हिस्टोरिकली सर, देखिए इस साल एफआईएस का एग्जिट बहुत हुआ, सब्सटेंशियल हुआ, लगभग 2.8 ट्रिलियन है, मेरे ख्याल से 3 लाख और करीब 2,80,000 करोड़ के आसपास अगर आप देखें एग्जिट हुआ है। क्या अब हमें मानना चाहिए कि देखिए क्या होता है कि ये एग्जिट तब शुरू होता है जब हमें रेट रिवर्सल की और रेट हाई की जो प्रोसेस है उसको हम प्रीएम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन जब मालूम चल जाता है कि एग्जैक्ट पिक्चर क्या होगी, कितना रेट हाइक होगा, तब वो रिवर्सल खत्म हो जाता है, तब बाइंग फिर शुरू हो जाती है। सर आप इस मत में है कि जो पिछले 1 हफ्ते में हमने बाइंग देखी है एफआईएस की, अब वो रिज्यूम होगी? आपको इस बात के ठोस कारण लगते हैं? जी, हम हमेशा यही बोलते आए कि एक्चुअली पहली चीज थी, ज्यादा आशीष जी ने वो वर्ड यूज किया था, डिसप्रोपोर्शनेट फ्लोज आ गए थे इंडिया में, तो उसके चलते थोड़ा आई मीन एक्सपेक्टेड ही था कि 1-2 क्वार्टर आउटफ्लो रहेंगे, ये इतना बड़ा इनफ्लो आ गया। और दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ कि इंडिया करेक्ट नहीं हुआ विज़-अ-विज़ द रीजन, तो रीजन काफी करेक्ट हो गया ये ईयर टू डेट में, और उसके चलते इंडिया का जो प्रीमियम था, जो 35% के आसपास रहता है नॉर्मली, 30 से 35% के आसपास वैल्यूएशन प्रीमियम की बात करूं विज़-अ-विज़ द इमर्जिंग एशिया मार्केट, वो 70-75% हो गया था। तो वो अभी प्रीमियम घट के वापस 42-43% ऐसे आ गया है, विच इज मोर लेस इन लाइन विद आवर हिस्टोरिक प्रीमियम अगर आप देखें तो वो इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द एफआई। तो वो देख रहा है कि अभी इंडिया ज्यादा करेक्ट हो गया है, मतलब करेक्ट हो गया इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, तो इसलिए अभी रुक जाइए, थम जाइए थोड़ा, अभी ज्यादा सेलिंग करना नहीं है। और वो जो डिस्प्रोपोर्शनल फ्लो आए थे वो तो वैसे ही करेक्ट हो गए थे पहले 4-5 महीने में। तो अभी हमें यही लग रहा है कि लुकिंग एट द वैल्यूएशन, इंडिया का वैल्यूएशन ऑलरेडी आप देखिए तो 10 साल के एवरेज पे आ गया है अभी, जो कि एक 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे हो गया था एक टाइम पे। अभी इट इज क्लोज टू अराउंड 16.5-17 टाइम्स, विच इज मोर लेस इन लाइन विद 10 ईयर वैल्यूएशन। आई थिंक 15.5 के आसपास बनता है हमारा 10 ईयर का एवरेज, सो उसके हिसाब से तो वहीं पे आ गए हैं हम लोग। तो हमें यही लग रहा है कि फ्रॉम ईयर ऑन मैसिव सेलिंग तो आउट है, हमें लगता नहीं, अनलेस सम ग्लोबल इवेंट हैपन। और दूसरा जैसे मैंने कहा कि एक माइल्ड रिसेशन जब भी होता है इमर्जिंग मार्केट, सॉरी डेवलप मार्केट्स में, तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। मनी फ्लो सीधा इमर्जिंग मार्केट्स में आने लगता है, प्रोवाइडेड माइल्ड रिसेशन हो, जैसे कि 1-2 क्वार्टर का रिसेशन अगर यूएस के और ज्यादा यूरोप में हो गया तो वेरी बिग पॉजिटिव। और दूसरा इमर्जिंग जो मार्केट्स होते हैं वो बेनिफिट भी करते हैं, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ जाते हैं, तो उनके वैल्यूएशन भी ज्यादा अच्छे दिखने लगते हैं। तो इसलिए हमें यही लगता है कि अभी यहां से आपको बड़ा फ्लो तो दिखेगा नहीं, ये छोटे मोटे फ्लो होते रहेंगे, इनफ्लो भी आता रहेगा, तो वैसा। पर बड़ा डिसाइसिव मूव एफआई का मुझे लगता है कि प्रॉब्ली 1-1.5 क्वार्टर दूर है अभी भी, जब एक्चुअल फ्लो आने चालू हो जाएंगे।
ओके सर, तो जो ये पैसा आएगा चेज क्या करेगा? एंड स्पेशली मेरा प्रश्न आज सर केंद्रित उसी सेक्टर पे है जिसकी लीडरशिप के बिना हम कभी भी एक मीनिंगफुल लो क्रिएट नहीं करते और कभी भी एक मीनिंगफुल टॉप क्रिएट नहीं करते या फिर हाई क्रिएट नहीं करते। इट्स बैंक्स। जिस प्रकार के नंबर्स आईसीआईसीआई बैंक ने दिए, सुबह से हम बात यही कर रहे हैं, द लीडर इज बिहेविंग लाइक लीडर। जिस प्रकार के नंबर्स हैं, और वो देखिए अपने साथ वीक स्ट्रक्चर्स को, वीक नंबर्स को भी कैरी कर रहा है, वो स्टॉक्स पे भी डाउनसाइड रेस्ट्रिक्ट हो गया, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एचडीएफसी बैंक। तो सर आपका बैंक्स में कन्विक्शन कहाँ कहाँ पर है इस वक्त? जी देखिए, हमारा तो पहले से ही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे ही कन्विक्शन था और हमारा कहना यही था कि अगर जो एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो आता है एंड विच इज प्लेइंग आउट एक्चुअली, आप देखिए सबके रिजल्ट जो आ रहे हैं, निम्स हर एक में एक्सपेंशन ही आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका शॉर्ट टर्म लेंडिंग रहती है, रिटेल ज्यादा एक्सपोजर रहता है, तो रिटेल में हमेशा शॉर्ट टर्म लेंडिंग ही होती है और फ्लोटिंग रेट लेंडिंग होती है, तो उसके चलते सीधा करेक्शन आ जाता है आपके लेंडिंग रेट्स में, वो बढ़ जाते हैं। पर आपका जो बोरोइंग है वो स्प्रेड आउट होता है, रफली अराउंड 1.5-2 ईयर्स के बाद आपको दिखेगा कि वो बिल्ड इन होना चालू हो जाएगा ऑन द बोरोइंग रेट। तो ये जो 1.5 से 2 साल के बीच में है, तो आपको निम्स बढ़ते हुए दिखेंगे यहाँ पे, और यही देखा आपने इन द केस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, तो काफी एग्रेसिव निम एक्सपेंशन देखा आपने। तो हमारा कन्विक्शन यहीं पे है और हम तो यहीं जुटे रहेंगे। और जैसा आपने बोला कि एफआई के फ्लोज जब चालू, बाय द वे सबसे बड़ा हिट जो लगा था वो बैंकिंग सेक्टर को ही लगा था बिकॉज ऑफ आउटफ्लोज, काफी सेलिंग हुई है उस सेक्टर में। तो एक बार आप देखेंगे कि पैसा बाहर से आना चालू हो जाता है तो यही सेक्टर में आपको एक्सपेंशन दिखेगा, और एक्चुअली होना भी चाहिए, क्योंकि 1/3 इंडेक्स का पोर्शन आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर ही है, तो उसके चलते तो उसको ही बेनिफिट होना चाहिए देखते हुए। और ये जब बाहर का पैसा आता है एफआई का, वो मेनली लार्ज कैप ही देखते हैं, इंडेक्स हेवी वेट्स ही देखते हैं, तो उसके चलते तो यहीं पे बेनिफिट दिखना चाहिए आपको। ओके रानी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और वो कन्विक्शन के अंडरटोन के लिए खास तौर पे, एक तो स्माइलिंग फेस और उस पर से कन्विक्शन। तो वो जो लोज हैं, अब ध्यान रखें, प्राइस वाइज डैमेज हो चुका है। मतलब अब अगला 6 महीना वॉलेटाइल मानूं या अगला 6 महीनों एक मोटी कमाई हो जाएगी सर? जी देखिए, आप जो सेक्टर्स में अगर जो आपको कन्विक्शन है, मुझे तो लगता है कि अगला 6 महीना कमाई के ही लगते हैं, मोटी पता नहीं कि छोटी वो नहीं पता, कमाई के ही लगते हैं। हाँ, तो जो डाला है वो जाएगा नहीं, उससे खुशी मिल जाती है हम रिटेल को तो। रानी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इस बीच अच्छा, नीरज वाजपेयी सुबह बता रहे थे बंधन बैंक स्टॉक दिखाइएगा, बंधन बैंक के रिजल्ट्स रिलेटेड इश्यूज, और शुरुआत भी कमजोरी के साथ हुई थी। इस समय दिखाइए भाई कैसा मूड बना हुआ है, अरे दिन के लोस 3% के आसपास। तो बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष साहब जो एमडी और सीईओ है, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उस बातचीत का एक अंश सुनिए, क्योंकि नंबर्स वीक थे, नीरज वाजपेयी ने बता दिया था, और दिन के लोस पे इस समय बंधन बैंक आके खड़ा हुआ है। सुनिए। प्रोविजन का तो हर क्वार्टर में थोड़ा स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजन करते रहते हैं बैंक, तो फ्यूचर के लिए तो थोड़ा किया, वो स्मॉल अमाउंट है। आशीष जी, बंधन बैंक, जब सब बैंक अच्छा कर रहे हैं, ये लार्ज कैप्स में बेसिकली ट्रैक्शन बढ़िया है। कोई बंधन, कोई ये सबकी आज सब पिटाई झेल रहे हैं। ये बंधन वगैरह, अब आपका व्यू क्या बन रहा है सर? ट्रैक करते हो आप लोग एक्टिवली इसको? नहीं आशीष जी, मुझे तो याद भी नहीं आता कि कब हमने लास्ट टाइम इन स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन दी। तो कहने का पॉइंट ये कि हमारा मानना था कि जब ये पूरा फियास्को बीच में एनपीए साइकिल की रिकवरी के बाद शुरू हुआ, तो हमारा एक ही मानना था कि लार्ज कैप जो प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो कासा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और इनकी जो ग्रोथ आएगी वो कहीं ना कहीं जो मार्केट शेयर गेन है वो स्मॉलर प्लेयर से, स्मॉलर बैंक से लेंगे। और वही ट्रेंड हमें नजर आता है, इसलिए हम बार बार कंसिस्टेंटली आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक्स की बात करते हैं एज अवर टॉप पिक इन बैंकिंग बास्केट। कुछ इसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे फेडरल बैंक काफी अच्छा कर रहा है, बट इन जनरल मैं समझता हूँ बैंकिंग में लार्ज कैप बैंक्स के अंदर बने रहना एक ज्यादा अच्छा ट्रेंड। और आप देखिए वैल्यूएशन, आज भी आईसीआईसीआई बैंक इस मूव के बाद भी 2.2-2.3 टाइम प्राइस टू एडजस्टेड बुक पे ट्रेड कर रहा है, जबकि जो ग्रोथ है, लोन ग्रोथ है, वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो मेरा मानना है कि मेरी टॉपिक अभी भी आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस और एसबीआई, ये 3 बैंक्स मुझे लगता है बैंकिंग बास्केट में काफी प्रॉमिसिंग नजर आते हैं। आईसीआईसीआई, एसबीआई और एक्सिस कह रहे हो आप? जी, ये एचडीएफसी बैंक से भी दूरी रहने का है। बिल्कुल, उसमें भी हम एक अंडरवेट पोजीशन मेंटेन रखें, और ओवरवेट हमारा आईसीआईसीआई बैंक पर है।
ठीक बात ना, आईसीआईसी बैंक तो चमक ही रहा है, थोड़ा सा आज कूल ऑफ हुआ है तो अच्छा है। 800 से जर्नी शुरुआत हुई थी आज के सेशन की, हमने अच्छे मूव्स आते हुए देखे थे, आईसीआईसी चला गया था 817 तक, वापस 800 की ट्रेजेक्टरी बात हुआ, ठीक है, मार्केट थोड़ा मूड थोड़ा सॉम्बर। लेकिन अब हाँ जी डॉक्टर साहब लग गया क्या? अच्छा, अब वो बड़ा सवाल, नीरज जी रेडी हैं, वीरू को दिखाइए स्क्रीन पे, बल्कि सबको दिखाइए स्क्रीन पे, वो फ्राइडे का बिग क्वेश्चन टीजर जो था, वो जरा इमेजेस दिखाइए यूके की, वो एयर स्ट्रिप जो है उसके डैमेजेस की इमेज आएगी, वो ब्रिज क्रिपल हो रहे हैं, ब्रिज को कवर करना पड़ रहा है गर्मी से धूप से बचाने के लिए, ये देखिए ये हाल है यूके का, फॉइल से कवर करा जा रहा है। तो हमारा सवाल ये था वही कि 40 डिग्री तो मुंबई में कॉमन है चतुर्मोता साहब, सालुंके साहब, 40 डिग्री क्या, वीरू तो 50 तक के पारे देखते रहते हैं, वो 48-49 तक पहुंच जाते हैं, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी चल जाता है, ये यूके के 40 डिग्री में ऐसा हाल क्यों हो गया? वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों, क्रैक्स आ गए, ब्रिजेस मेल्ट होने की बात कवर करना पड़ गया, ऐसा हमने तो कभी देखा नहीं। तो ये सवाल का जवाब ढूंढना था, ढूंढा क्या आपने कुछ? वीरू कह रहे थे सुबह, वीरू कुछ ढूंढा क्या आपने? नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था सुबह से, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये चक्कर मैंने नहीं पढ़ा, पर ऐसा है, मैंने जितना पढ़ा, मैंने जितना पढ़ा उसके मुताबिक, देखिए उसमें कंपाउंड्स क्या यूज किया जाता है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है कि यूके में जितने भी रोड्स बनती हैं उनको इस टेम्परेचर को, मतलब बहुत टेम्परेचर को झेलने के लिए बनाया जाता है, और स्पेशली जब सर्दियां पड़ती हैं, जब भी सूरज निकले तो वो उस गर्मी को सोख के अपने अंदर रखे, सेटल्ड रखे, इसी प्रकार से अगर आप देखें वो रोड्स बनाई जाती हैं। और अब ऐसा ही हो रहा है कि गर्मियों में वही जो गर्मी है वो सोख ले रहा है और इसीलिए वो मेल्ट हो रही है, तो ये मोटे तौर पे। लेकिन जब मैंने पूरी प्रोसेस को यूट्यूब में जाके समझने की कोशिश करी, लेकिन क्रक्स नहीं मिल पाया आशीष, झूठ नहीं बोलूंगा, कि वो एग्जैक्टली क्या होता है जिससे वो, आई थिंक उसको एक विंटर की रोड में कन्वर्ट करते हैं, वो एग्जैक्टली मेरे को नहीं मिल पा रही। अरे आप टेंशन ना लें, मुझे पता था कि हम सब अटकेंगे। मैंने क्या करा, देश की एक लीडिंग इंफ्रा कंपनी को बुला लिया, तो आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट के डायरेक्टर विकास आलूवालिया साहब फोन लाइन पे जुड़ते हुए। आलूवालिया साहब, हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे, ये हिंदुस्तान में तो क्या रेल पटरी जैसी कहां गर्मी ज्यादा होती है, राजस्थान में, वैसे ही कश्मीर में भी है, हमारा तो टेम्परेचर अलग होने से क्रिपल नहीं होता इंफ्रास्ट्रक्चर, ये यूके में ऐसा क्यों हो रहा है कि 40 डिग्री पे एयर स्ट्रिप दिक्कत कर रही है, ब्रिजेस को कवर करना पड़ रहा है, ऐसा क्या फर्क हो गया उनके यहाँ? I can't really comment, but you see every construction जो कंस्ट्रक्शन करी जाती है वो क्लाइमेट कंडीशंस को देख के की जाती है। हर जगह पे जो जहाँ की एक रेगुलर क्लाइमेट कंडीशन है या जो हिस्टोरिकल जो डेटा चलता है उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन की जाती है। एंड यूके के अंदर ऐसी हिस्ट्री नहीं थी इस किस्म की गर्मी पड़ने का, तो उन्होंने जो टेक्निक्स इस्तेमाल करी होंगी, आई कांट कमेंट, मे बी दे आर नॉट सूटेबल फॉर दैट काइंड ऑफ टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के लिए वो बनी नहीं है शायद, यही ऐसा नहीं है। वैसे अगर आप देखें हमारी बाकी जो कभी जब हमारे यहाँ पे भी जब टेम्परेचर जब 45 डिग्री 44 डिग्री होता है, तो हमारे यहाँ की भी सड़कें जो हैं, जो ब्लैक टॉप होता है वो भी थोड़ा थोड़ा मुलायम तो हो ही जाता है भाई। तो ठीक है भाई, अब ये क्या करा यूके में 40 डिग्री पर, ये एक्चुअली मैंने भी आर्टिकल यही पढ़े थे कि यूके में अच्छा यूके में क्या होता है, मैं तो नहीं गया कभी, चतुर्मोदा साहब गए होंगे तो बताएंगे, वो कहा जाता है पंखा और एसी भी नहीं होता है, टेम्परेचर ऐसे रहता है। अब एकदम से गर्मी पड़ गई तो वहां परेशानी हो गई लोगों को, पंखा ही नहीं लगवाया था। चतुर्मोदा ऐसा होता है यूके में, तो दिक्कत बढ़ गई। जी मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, उल्टा आप सीखने की कोशिश कर रहा हूँ इससे। तो बेसिकली यूके में एक्चुअली ठंड के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, उन्होंने कभी एंटिसिपेट नहीं करा था इस तरह की गर्मी पड़ेगी, और इस तरह की गर्मी पड़ रही है, इसीलिए इनके इंफ्रा में दिक्कत आ रही है। नीचे से उनको कैलकुलेट कर रहे होंगे कि -20 से 40 मतलब 60 हो गया क्या? अच्छा ऐसा वाला अभी कुछ अंदाजा मैं नहीं जानता भाई, आप लोगों को आंसर पता तो ट्विटर पे ट्वीट करके भेजना आप। आलूवालिया साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये हो गई यूके की इंफ्रा क्यों क्रिपल कर रहा है। कल का सवाल, वो आपने 2 सवाल छोड़ दिए थे, सोचा उसको कल का सवाल बना देते हैं। इमेज दिखाइए स्क्रीन पे। चतुर्मोदा साहब आपने आंसर ढूंढ लिया तो बताना, तो आपका फोनर ले लेंगे। वो घोड़ा खड़ा होके क्यों सोता है,
इमेज में नहीं आएगा राइटर साहब, ये तो भागते हुए घोड़े की शो कर रहा है भाई, प्रोड्यूसर साहब भी मजे ले रहे हैं। पर ये सवाल कल का, घोड़ा खड़े होके क्यों सोता है? यस, इस खड़े पे होके जवाब। क्यों सोता है? चलिए इस नोट पर शो को हाँ अभी से बता दोगे? ठीक है बताओ, फिर कल का कोई सवाल हाँ, ढूंढना बताओ पड़ेगा। बताओ बताओ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आशीष कल से नहीं आएंगे। वो अभी दम घुट रहा है उनका जीएम फाइनेंशियल्स के डायरेक्टर का कि यार क्या पूछ रहे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स और मुझसे। अगर आप देखें घोड़ा विकास ने तो मुंह नहीं उठाई थी, परेशान नहीं आ रहे। अब फंस गया। ये बचपन में जो साइंस की मैगजीन आती थी बच्चों के लिए, तो भाई ऐसे से सवाल उठ रहे हैं तो अब ये महत्वपूर्ण सवाल अब है ढंग से भाई। पढ़ा नहीं था हम लोगों ने, या टीचर से कभी पूछा ही नहीं, तो अब जवाब चाहिए उसके। Actually- तो कल ये सवाल के साथ लौटेंगे। बिल्कुल कल ये वाला जवाब मिलेगा। शुरू करा जाए वो। हाँ शुरू किया जाए। और बाजार को आपने कितना रखा है इस वक्त? थोड़ा वीकनेस बढ़ गई है। सारे रिजल्ट वाले ने दिए भाई, देखिए RIL रिजल्ट से पहले हमने नीचे, बहुत तेजी enjoy करी। कोटक नीचे, इन्फोसिस नीचे, केवल ICICI बैंक किसी JSW तरीके स्टील से। ग्रीन में था भाई, जिसके सबसे कमजोर नंबर हम लोग कह रहे थे। मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो कहा था अच्छे नंबर है। मैं भी कह रहा था चल बच गया, लाल में ही है, लेकिन रिकवरी तगड़ी आ गई थी इसमें एकदम से। नहीं, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और दोबारा जो बड़ा इवेंट पूरी दुनिया में होने वाला है ना, उसके पहले मार्केट ग्लोबली, देखिए ब्याज दर बढ़ना अमेरिका का पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करेगा। नतीजे अल्फाबेट कैसे देता है इससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो इन्फ्लेशन का नंबर और उसके बाद फेड का मूव, यूके की एग्रेसिव हाइक, रुपया रिकॉर्ड लोस पे, ये आरबीआई भी प्रेशर डालेगा ECB की हाइक देखिए आप, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सरप्राइजिंगली 50। तो उससे पहले जो चला है मार्केट, तो लोग थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो खैर हम लोग शुरू करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन, और प्रशांत कुमार जी से बात होगी यस बैंक के मैनेजमेंट से। लेकिन चलिए सबसे पहले सुर्खियां।